नमस्कार। चलिए आज भारतीय कला की शानदार दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें गुफाओं की दीवारों से लेकर शाही दरबारों और फिर गांव के घरों तक ले जाएगी। और इस सफर में हम ये समझेंगे कि कला असल में किसी भी सभ्यता की कहानी कैसे कहती है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी पेंटिंग वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती। वो तो इतिहास, उस दौर के विश्वास और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीता जागता रिकॉर्ड होती है। यूं समझिए, ये एक आईना है जो हमें अतीत में झांकने का मौका देता है। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सीधे पहुंचते हैं बहुत बहुत पहले के समय में। हमारी पहली मंजिल है अजंता की गुफाएं, जहां एक बहुत ही शक्तिशाली कला परंपरा ने जन्म लिया था। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज समझ लेते हैं। ये भित्ति चित्र या म्यूरल आखिर होता क्या है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो पेंटिंग होती है जिसे सीधे दीवार पर बनाया जाता है। और अजंता की गुफाएं तो इसी कला का एक बेहतरीन नमूना है। अजंता की कला की खासियत देखिए, इन पेंटिंग्स का मकसद आध्यात्मिक था। ये भगवान बुद्ध की कहानियां कहती थीं। और कमाल की बात तो ये है कि उस जमाने के कलाकारों ने पत्थरों और पौधों जैसी चीजों से, मतलब कि एकदम नेचुरल स्रोतों से रंग बनाए। उनकी बनाई हुई तस्वीरों में जो हाव भाव और मुद्राएं हैं, वो इतनी असली लगती हैं कि मानो आज भी हमसे बात कर रही हों। चलिए अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अजंता की आध्यात्मिक शांति से निकलकर हम पहुंचते हैं मुगलों के शाही दौर में। यहां एक नए साम्राज्य ने कला की एक बिल्कुल नई, एक भव्य शैली को जन्म दिया। और ये स्लाइड मुगल कला के मूल विचार को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। ये कोई एक अकेली शैली नहीं थी, बल्कि दो महान परंपराओं का संगम थी। देखिए, जब मुगल शासक भारत आए तो वो अपने साथ फारसी कला की बारीकी और शाही अंदाज लेकर आए। और यहां उनका सामना हुआ भारतीय कला के चटकीले, जीवंत रंगों से। बस इन दोनों के मेल से जो अनोखा स्टाइल बना, उसे ही हम आज मुगल चित्रकला के नाम से जानते हैं। तो ऐसी क्या बात थी जो मुगल पेंटिंग्स को इतना खास बनाती थी? सीधी सी बात है, शान और शौकत। विषय हमेशा शाही होते थे, दरबार के सीन, शिकार या प्रकृति। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है बारीकी पर ध्यान। ब्रश का काम इतना महीन होता था और ऊपर से असली सोने चांदी का इस्तेमाल। ये इन पेंटिंग्स को सिर्फ कला नहीं, बल्कि एक बेशकीमती खजाना बना देता था। अब हमारी यात्रा हमें ले आती है आधुनिक युग में, एक ऐसे दौर में जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अंग्रेजी हुकूमत के चलते पश्चिमी कला का असर बढ़ रहा था। ऐसे में कुछ कलाकार अपनी जड़ों की ओर लौटे, एक ऐसी कला की तलाश में जो पूरी तरह से भारतीय हो। और यहीं से जन्म हुआ बंगाल स्कूल का। और इस पूरे आंदोलन के दिल में थी एक बहुत ही खास तकनीक, जिसे कहते थे वॉश तकनीक। यह सिर्फ पेंटिंग का एक तरीका नहीं था, बल्कि कला के जरिए अपनी भावनाओं को बताने का एक बिल्कुल नया रास्ता था। तो यहां समझने वाली बात यह है कि बंगाल स्कूल सिर्फ एक आर्ट स्टाइल नहीं था, ये तो आज़ादी के आंदोलन का ही एक कलात्मक चेहरा था। अवनिंद्रनाथ टैगोर की अगुवाई में इसका मकसद था स्वदेशी की भावना को जगाना। उनकी खास वॉश तकनीक एक धुंधला सा, सपनों जैसा माहौल बनाती थी, जो पश्चिमी कला के तीखे यथार्थवाद का सीधा जवाब था। और इसीलिए इसे ही आधुनिक भारतीय कला की शुरुआत माना जाता है। अच्छा, अब तक तो हम बड़े बड़े आंदोलनों की बात कर रहे थे जो पूरे भारत में फैले हुए थे। पर चलिए अब कुछ खास इलाकों की तरफ चलते हैं जहां कला ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। हर जगह की अपनी एक अलग कहानी थी। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है हिमाचल की पहाड़ियों की कांगड़ा पेंटिंग, एकदम नरम, काव्यात्मक, जो राधा कृष्ण के प्रेम की कहानियां कहती हैं। और दूसरी तरफ है शहरी जीवन दिखाने वाली पटना कलम। इसे कंपनी स्कूल भी कहते थे, क्योंकि इसके कलाकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के लिए पेंटिंग बनाते थे। और ये पेंटिंग्स बिना स्केच के सीधे ब्रश से आम लोगों की जिंदगी को बहुत ही सच्चाई से दिखाती थीं। तो एक तरफ दिव्यता है तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। और अब सफर का आखिरी हिस्सा, जो हमें ले जाता है सीधे गांवों में, लोगों के बीच। ये वो कला है जो रोजमर्रा की जिंदगी और रीति रिवाजों से गहराई से जुड़ी हुई है। ये वो कला है जो लोगों ने लोगों के लिए बनाई है। अरे वाह! अब जरा बिहार की मधुबनी पेंटिंग को देखिए। ये तो जैसे रंगों और डिजाइन्स का एक जश्न है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कलाकार कैनवास पर 1 इंच भी जगह खाली नहीं छोड़ते। और जानते हैं इनके औजार क्या हैं?
कोई महंगे ब्रश नहीं, कलाकार अपनी उंगलियों, माचिस की तीलियों और पेन की निब का इस्तेमाल करते हैं। यही बात तो इसे सचमुच में लोगों की कला बनाती है। और अब जरा झारखंड की इन अद्भुत परंपराओं को देखिए। कोहबर, जो शादी के समय दीवारों पर बनती हैं, सोहराई, जो फसल कटाई के जश्न में बनाई जाती हैं, और जादो पेटिया, ये एक तरह की स्क्रॉल पेंटिंग है जिससे कहानियां सुनाई जाती हैं। हर कला किसी ना किसी खास मौके या मकसद से जुड़ी है, जो इसे जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना देती है। तो चलिए एक पल रुककर अपनी इस पूरी यात्रा पर एक नज़र डालते हैं। हमने अजंता की आध्यात्मिक गहराई से शुरुआत की, मुगलों की शाही शानो शौकत देखी, बंगाल स्कूल की राष्ट्रवादी आत्मा को महसूस किया, अलग अलग क्षेत्रों के जीवन का स्वाद चखा और आखिर में लोक कला की जीवंत ऊर्जा को अनुभव किया। हर स्टाइल अपने आप में अपने समय का एक अनूठा आईना है। और यहीं आकर हमारा ये सफ़र हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। अगर कला सच में अपने समय का आईना होती है, तो आज जो कला बन रही है वो आने वाली पीढ़ियों को हमारे समाज, हमारी उम्मीदों और हमारे संघर्षों के बारे में क्या बताएगी? ये सोचने वाली बात है ना? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।